घुमा देना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले टर्न पर हम इन्वर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे। इन्वर्स ऑफ फंक्शंस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और एक रिजल्ट जो जाना था वो था इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज़ यूनिक। इन्वर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ यूनिक, यानी एक फंक्शन का सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। और हमने ये क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड कुछ किए भी थे, जहाँ हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसके दो पॉसिबल इन्वर्सेस आए थे और फिर हमने देखा था कि उन दो में से एक रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी हमने पिछली बार हमने की। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ। और रही होमवर्क डिस्कशन की बात, तो देखिए जितने भी सॉल्यूशन के शीट हैं सॉल्यूशन के, वो सब के सब अपलोड हो गए होंगे। तो यू कैन वॉच दो सॉल्यूशंस ऑन द वेबसाइट एंड देयर यू कैन मेक अप द होमवर्क। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा थ्योरी पर ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे कि हम थ्योरी ख़त्म कर लें। ठीक है, और रही होमवर्क की बात तो आप देख ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2. So we have done first property. Now the second property says inverse of a bijection is also a bijection. Inverse of a bijection is also a bijection. So that is what it says. Inverse of bijection is also a bijection. यानी कि अगर f एक फंक्शन है a to b, तो इसका प्रूफ कर रहे हैं अब हम। एफ ए टू बी बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड लेट जी फ्रॉम बी टू ए बी इट्स इनवर्स। ये इसका इनवर्स फंक्शन है। तो हम क्या दिखाना चाहेंगे कि जो g है वो भी कैसा होगा, 1 1 और ऑन 2 होगा। f कैसा है, 1 1 एंड ऑन 2 है, तो वी हैव टू शो दैट g इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। तो वी शो g इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। So let us prove one oneness first. तो देखें f कहाँ से कहाँ फंक्शन है, a से b. f is a function from a to b and it is a bijective function. So this is f from a to b and this is the function g from b to a and g is nothing but f inverse. I have to show that it is 1 1. तो 1 1 शो करने के लिए आपको याद होगा हम शो करते हैं दो अलग अलग इनपुट पर अगर आउटपुट सेम है, दैट इज g of x1 is equal to g of x2. If g of x1 is equal to g of x2, then what will happen, x1 and x2 will also be equal. यानी दो अलग अलग इनपुट्स पर आउटपुट इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर वो इक्वल भी हैं तो वो दोनों इनपुट एक जैसे हो जाएंगे। ये बात हम पहले भी ये प्रूव हम पहले भी कर चुके हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में, वहाँ हमने इस चीज़ का यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो लेट b1 comma b2 belong to b such that g of b1 equal to g of b2। ये कहाँ से उठाया, b से उठाया, तो g of b1 is equal to g of b2। Since f is on 2 implies, देखिए g of b1 और g of b2 कैसे हैं, इक्वल हैं, ये मान लिया अब हमने। तो अब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि देखिए b1 और b2 भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वंस वी शो अप दैट b1 एंड b2 आर इक्वल देन वी आर डन। सो हमारे पास b1 और g of b2 इक्वल है। तो g of b1, एक काम करते हैं, g of b1 जो होगा वो एक एलिमेंट मिलेगा कहाँ पर, a में, और ये कहाँ मिलेगा, b में, मतलब ये भी a में मिलेगा, सॉरी। g of b1 क्या है, a1, और मान लेते हैं g of b2 क्या है, a2 है। तो g of b1 इक्वल टू g of b2 इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू a2। कहने का मतलब है यहाँ से तुमने एक b1 लिया
और एक B2 लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक A1 और एक A2 मिलेगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ A1 विल बी इक्वल टू f ऑफ A2। सो दैट इज B1 इक्वल टू B2, क्योंकि डेफिनेशन है किसकी, f की। क्या ये बात समझ में आई? देखो दोबारा से देख लो, g ऑफ B1 हमें क्या शो करना था, g कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। g 1 1 फंक्शन है तो हम क्या शो करेंगे कि g के अंदर दो अलग अलग इनपुट डाल दें और उन दो अलग अलग इनपुट पर मान लो वैल्यू सेम आती है, तो हम ये शो करना चाहेंगे वो दो अलग अलग इनपुट अलग अलग नहीं बल्कि सेम ही होंगे। दैट इज B1 विल बी इक्वल टू B2। तो हमने मान लिया g ऑफ B1 और g ऑफ B2 क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं g ऑफ B1 कितना है, A1, g ऑफ B2 कितना है, A2। पक्का यहाँ A1 और A2 दोनों कहाँ होंगे, A में होंगे। अब जब A1 और A2 इक्वल है, दोनों तरफ f लगा दिया, तो f ऑफ A1 इज इक्वल टू f ऑफ A2। लेकिन अगर g ऑफ B1 इक्वल टू A है, A1 है, g ऑफ B1 इक्वल टू A1 है और g ऑफ B2 कितना है, A2 है, तो आप समझ सकते हैं कि f ऑफ A1 क्या होगा, B1 होगा, और f ऑफ B2 क्या होगा, A2 क्या होगा, वो B2 होगा। तो जैसे मैंने यहाँ f ऑफ A1 और f ऑफ A2 लगाया तो B1 इक्वल टू क्या आ गया, B2 आ गया। इसलिए फंक्शन क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज g इज 1 1। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ही कहती है अगर B1 की मैपिंग किस पर हो रही है, G में, इन्वर्स में A1 पर, तो A1 की मैपिंग BF में किस में होगी, B1 पर। याद करो, अगर F x का y बनाता है तो G y का x बना देता है। तो G ने B1 का क्या बनाया, A1, तो F A1 का वापस क्या बना देगा, B1। इसी तरह से G ने B2 का क्या बनाया, A2, तो F A2 का क्या बना देगा, B2। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि G कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। नाउ लेट अस प्रूव दैट इट इज ऑन टू। अब ऑन टू पर आते हैं। लेट अस प्रूव ऑन टू। याद करें, अगर मुझे कोई फंक्शन ऑन टू प्रूव करना है देन आई हैव टू शो दैट the entire codomain is the range। G कहाँ है, ये है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें दिखाना है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट उठा लें A, उसके लिए यहाँ कहीं ना कहीं कोई है। याद आया ये डायलॉग, पहले ही बोला था। हमें क्या दिखाना है, इस A के लिए यहाँ कहीं ना कहीं कोई B है, such that G of B is equal to A। That is what we have to do। So let A belong to A, then f of A equal to B belongs to B। f of A क्या होगा, B के बराबर होगा। This implies G of B equal to A। Therefore for every B, for every A belonging to A, there exists B belonging to B, B belonging to B such that G of B equal to A। यानी यहाँ से आपने कोई A उठाया, हर उस A के लिए यहाँ पर कोई ना कोई B ज़रूर है जिसके लिए G of B किसके बराबर है, A के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि G जब मैप करेगा तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर से कोई भी एलिमेंट उठाओगे वहाँ कोई ना कोई एलिमेंट इसके लिए मिल ही जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज G इज ऑन टू। So G is 1 1 and G is on to, this implies G is bijective। I hope this was pretty easy, कोई खास मुश्किल था नहीं ये प्रूफ। तो दैट इज़ प्रॉपर्टी 2। तो आज के बाद क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि अगर हम एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो उसका इन्वर्स जो आएगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इन्वर्स ऑफ अ 1 1 on 2 फंक्शन इज ऑल्सो अ 1 1 on 2 फंक्शन। Now the second property, third property, sorry. Let f A to B be a bijective function and G B to A be its inverse। Then Goff is equal to IA and Fog is equal to IB। अब ये IA और IB क्या बोला है, आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी
गॉफ जो होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन ए, एंड फॉग क्या होगा, दैट विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी। आइडेंटिटी फंक्शन आपको याद होगा, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इनपुट के आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, यानी उसमें जो डालेंगे वही का वही हमें बाहर मिल जाएगा। तो लेट अस सी दिस। तो पहले तो आप देखें, ये ए, ये बी, एफ फंक्शन है ए से बी और जी फंक्शन है बी से ए। तो अगर मैं गॉफ की बात करूं तो गॉफ देखो इनपुट कहाँ से उठाएगा, इनपुट सबसे पहले किस में जाएगा, एफ में जाएगा। सो इट विल पिक अप द इनपुट फ्रॉम ए, और वहाँ से जो इनपुट आएगा उस इनपुट को ये ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू आउटपुट इन बी, एंड जी विल पिक अप दैट एलिमेंट फ्रॉम बी एंड ब्रिंग इट बैक टू ए। यानी कुछ ऐसा जैसे कि एफ ने पहले एक्स को क्या बना दिया, वाई, फिर ये मतलब कुछ ऐसा है जैसे जी ऑफ एफ एक्स है, तो इसे समझो जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ ने इस एक्स का क्या बना दिया, वाई, तो y वापस ये वापस क्या बना देगा, x। तो गॉफ पहली बात तो आपने एलिमेंट उठाया a से और a में ही आउटपुट मिलेगा, यानी इफ़ यू पिक अप एन इनपुट फ्रॉम a देन द फाइनल आउटपुट इज ऑल्सो इन a, देयरफॉर गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम a to a। और हम ये भी देख चुके कि गॉफ x किसके बराबर है, x के बराबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। सो फ्रॉम दीज टू आई कैन से गॉफ इज i a। गॉफ इज आई है बिकॉज जो उसमें डाला था वही का वही हमें वापस बाहर मिल रहा है। और कहाँ से एलिमेंट डाला, ए से डाला, ए का एलिमेंट इसके अंदर डाला और आउटपुट भी वही का वही एलिमेंट मिल गया। तो उसका मतलब ये ए के एलिमेंट्स की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, जैसा हम ए का एलिमेंट इसमें पुट करते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही आउटपुट हमें बाहर मिल जाता है। इसलिए गॉफ कैसा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन ए। अगर बात करें हम फॉग की, तो आप खुद देखो ये इनपुट कहाँ से उठाएगा, ये G, इट विल पिक अप द इनपुट फ्रॉम B, दैट इज ये Y उठाएगा एंड इट विल पुट इट बैक टू X। G Y का क्या बना देगा, X, फिर वो इनपुट किस में जाएगा, F में, और वापस क्या बन जाएगा, Y। तो गॉफ फॉग इज अ फंक्शन फ्रॉम B to B। ये ध्यान रखें, B to B क्यों है, क्योंकि इनपुट B से आ रहा है, B से इनपुट आएगा, G उसको डाल देगा A में, फिर F उसे वापस उठाएगा और वापस डाल देगा B में, यानी फाइनल आउटपुट भी कहाँ मिला, B में। सो देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम B to B। एंड फॉग ऑफ Y ये होगा f ऑफ gy, और gy क्या होगा, x, और fx क्या होगा, y, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू B। सो देयरफॉर आई कैन से दैट फॉग इज इक्वल टू IB। दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, ये क्लियर हो गया। तो अगर फॉग x इज इक्वल टू, मतलब कुल मिलाकर फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सेट पर आइडेंटिटी हैं। गॉफ इज आइडेंटिटी ऑन ए एंड फॉग इज आइडेंटिटी ऑन बी, यानी गॉफ में आप किसके एलिमेंट्स डालेंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट्स डालेंगे, तो अब आपको सेम टू सेम बाहर मिलेगा। और फॉग में आप किसके एलिमेंट्स डालेंगे, बी के एलिमेंट्स डालेंगे, तब आपको सेम टू सेम बाहर मिलेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ये दोनों सेम नहीं है, ये आइडेंटिटी फंक्शंस दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शंस है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट सेम। व्हाई, बिकॉज दोनों की डोमेन अलग अलग हैं। ये तो फंक्शन किस पर डिफाइंड है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम B to B एंड दिस इज डिफाइंड फ्रॉम A to A। दोनों की डोमेन्स अलग अलग हैं, और हमें पता है दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं, जब उनकी डोमेन सेम हो और रेंज सेम हो। तो ना तो इनकी डोमेन मैच करती है और ना ही इनकी रेंज मैच करती है। सो देयरफॉर दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो ध्यान रखें, गॉफ एंड फॉग इक्वल नहीं है, अगर ये और भी डिफरेंट सेट हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड तो हो गया। नाउ लेट अस मूव डाउन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी नाउ। तो लेट अस सी द फोर्थ प्रॉपर्टी। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज if f and g are two bijections, f from A to B, g from B to C, then inverse of Goff exists and Goff inverse is equal to F inverse
कंपोजिट जी इनवर्स। एक तरीके से रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। गॉफ का इनवर्स होगा एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, उल्टे ऑर्डर में खुल जाएगा, एफ इनवर्स फिर जी इनवर्स, दैट इज इट। तो लेट अस सी, लेट अस प्रूव इट। तो एफ और जी क्या है? दो बाइजेक्शंस हैं। एफ कहाँ से कहाँ है? ए से बी, और जी कहाँ से कहाँ है? बी टू सी। तो गॉफ विल बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। तो सोच लो ए टू सी क्यों? एफ ने ए से उठाया, बी में डाला, बी से जी ने उठाया, सी में डाला, तो फाइनल आउटपुट कहाँ मिला? सी में। इनपुट कहाँ था? ए में। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ हुआ? ए टू सी। सिंस कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, ये हम प्रूव कर चुके हैं। Since composition of two bijective functions is also a bijective function, is also a bijection, implies Goff inverse exist। क्योंकि आपको याद होगा what was the necessary and sufficient condition for a function to have an inverse? The necessary and sufficient condition was it should be bijective। वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर वो 1 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि जी भी बाइजेक्टिव है, एफ भी बाइजेक्टिव है, तो उनका जो कॉम्पोजिशन होगा डेफिनेटली दैट कॉम्पोजिशन लेने के बाद जो नया फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज बाइजेक्टिव, इज आल्सो अ बाइजेक्शन। तो वही बात यहाँ हो गई। तो इसलिए गॉफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या शो करना है? टू शो गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स कंपोजिट जी इन्वर्स, ये शो करना है। यानी में शो करना है ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं। अब आपने एक हेडिंग पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। दो फंक्शंस इक्वली आइडेंटिकल कब होते हैं? दो फंक्शंस इक्वली आइडेंटिकल तब होते हैं जब उनका डोमेन सेम हो, उनका रेंज सेम हो और हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम आए। तो हम इन दोनों फंक्शंस को अगर आइडेंटिकल प्रूव करना चाहते हैं देन विल हैव टू प्रूव द सेम। सो तो पहले तो आप देखें गॉफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा। गॉफ इन्वर्स विल बी फ्रॉम सी टू ए। और क्योंकि गॉफ बाइजेक्शन है तो उसका इन्वर्स भी एक बाइजेक्शन होगा। दोबारा सुन ले क्या बोल रहा हूँ, गॉफ एक बाइजेक्शन है, अभी देखा, तो उसका इन्वर्स भी एक बाइजेक्शन होगा। क्यों? अभी ऊपर प्रूफ किया। तो यानी ये एक बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्शन, इसका मतलब डोमेन ऑफ गॉफ इन्वर्स इज सी एंड रेंज ऑफ व्हाट? गॉफ इन्वर्स, बोलो क्या होगा? इट विल बी ए, दैट इज इट। अब बात करते हैं एफ इन्वर्स की। एफ इन्वर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए एंड जी इन्वर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम सी टू बी। और ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बाइजेक्शंस होंगे। क्यों बाइजेक्शंस होंगे? फिर से वही पॉइंट लग गया। कौन सा पॉइंट? कि एफ अगर इन्वर्स बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जी भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इसलिए दोनों के दोनों क्या हैं? बाइजेक्शंस हैं। अब अगर दोनों के दोनों बाइजेक्शंस हैं तो गॉफ जी इन्वर्स कंपोजिट एफ इन्वर्स कंपोजिट जी इन्वर्स, अगर हम देखें एफ इन्वर्स कंपोजिट जी इन्वर्स, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा? खुद सोच के बोलो, देखो, और फिर मैं लिखता हूँ तो देखना तुमने सही सोचा कि गलत सोचा। सोचो सोचो कहाँ से कहाँ होगा। इट विल बी फ्रॉम सी टू ए, ये सी टू ए होगा। और ये भी एक बाइजेक्शन होगा। क्यों बाइजेक्शन होगा? ये बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्शन है। कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन, देयरफॉर इज अ बाइजेक्शन। ये एक बाइजेक्शन है और ये बाइजेक्शन है तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन तो हो गया सी, और रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया
ए। तो एक चीज़ देखो गौर से, दोनों की डोमेन मैच हो गई, दोनों की रेंज भी मैच हो गई। तो क्या सिर्फ डोमेन सेम होने से, रेंज सेम होने से क्या दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी पड़ेगी कि हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम होगा। तो चलिए लेट अस प्रूव द नेक्स्ट थिंग। आई होप ये सब समझ में आ गया बिल्कुल। तो अब इसका रिवर्स पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, मतलब एक पार्ट और प्रूव करने जा रहे हैं। वो पार्ट क्या कि भाई अब इनपुट पर, हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम होगा। तो लेट, अब देखो दोनों का इनपुट कहाँ से आएगा? सी से। लेट सी बिलोंग टू कैपिटल सी। सेंस, और जी कहाँ से कहाँ है ध्यान रखो, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। जी कहाँ से कहाँ तक था? बी से सी था। एफ कहाँ से कहाँ तक था? ए से बी था। मैं यहाँ तस्वीर बना देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। ये क्या था? एफ। ये क्या था? जी। हमने सी कहाँ उठाया? यहाँ उठाया। आई हैव पिक्ड अप अ सी ओवर हियर। और ये फंक्शन क्या होगा? दिस विल बी गॉफ। तो क्योंकि जी ऑन टू है, सिंस जी इज ऑन टू, जी इज ऑन टू implies there exists b belonging to b such that g of b equal to c। g of b किसके इक्वल होगा? c के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ एक b मिल जाएगा, क्योंकि ऑन टू है तो किसी को भी अनमैप्ड नहीं छोड़ेगा। एंड सिंस f is on to, f भी कैसा है? on to है, implies there exists a belonging to a such that g of a, f of a is equal to b। सही बात, क्योंकि f भी on to तो यहाँ किसी को अनमैप नहीं छोड़ेगा तो a मिलेगा यहाँ। So from here if I find out gof of a, then that will be g of f of a, and that will be g of b, and that will be c. So this implies gof inverse of c, तो a आ गया। तो हमें इसके अंदर कोई भी c उठाया था, कहाँ से? आर्बिटरी c उठाया था c से, और गॉफ इनवर्स में वो पुट किया c, तो आंसर क्या आ गया? a। नाउ अब यहाँ एक चीज़ और बताओ, अगर जी बी सी है तो व्हाट विल बी जी इनवर्स ऑफ सी? इट विल बी बी। एंड व्हाट विल बी एफ इनवर्स ऑफ बी? इट विल बी ए। तो अगर अब हम एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ सी फाइंड करें तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी। नाउ व्हाट इज जी इनवर्स ऑफ सी? दैट इज बी, सो दैट इज एफ इनवर्स बी। एंड व्हाट इज एफ इनवर्स बी? ए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू गॉफ इनवर्स ऑफ सी फॉर एवरी सी बिलोंगिंग टू सी। यानी एक तरीके से हर इनपुट पर आउटपुट कैसा हो गया? सेम। सो तीनों बातें अब देखो, दोनों की डोमेन सेम, दोनों की रेंज सेम, और हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम। So this implies that the two functions are identical. Gof inverse is equal to f inverse composite g inverse. So that is the conclusion from here. So I hope ये theorem समझ में आ गई होगी। थोड़ी लेंदी थी लेकिन मुश्किल नहीं थी, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हटा रहा हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो देखिए आपने स्ट्रेट लाइन तो कभी ना कभी पढ़ी होगी, आई होप पढ़ी होगी। तो स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ी है तो आपने किसी पॉइंट का किसी लाइन में रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा। तो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी से कंसर्न्ड है, तो लेट अस सी व्हाट डज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी से। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है पहले वो देखते हैं। If f comma g are inverse of each other, then their graphs are mirror images of each other about the line y equal to x। यानी अगर f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो उनके ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यानी अगर आप y इक्वल टू x को मिरर मानकर fx के ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दें तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा, gx का ग्राफ मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है पहले वो समझे रीज़न, ऐसा क्यों है। देखिए उसका सीधा सीधा रीज़न ये है, पहले तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा और मैं इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करूँ इस y इक्वल टू x लाइन में, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा बीटा कॉमा अल्फ़ा, यानी वो दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, दोज कोऑर्डिनेट्स विल इंटरचेंज, यानी इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा बीटा कॉमा अल्फ़ा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, प्रूफ तो वो भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ये बीटा कॉमा अल्फ़ा नहीं है, अभी ये क्या है h कॉमा k है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से समझते हैं, ये 90 डिग्री और जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ वो है, तो इसका स्लोप कितना होगा k माइनस बीटा अपॉन h माइनस अल्फ़ा इंटू इसका स्लोप कितना है 1 शुड बी इक्वल टू -1 m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। प्रूफ बता रहा हूँ ऐसा क्यों होगा। तो h माइनस बीटा h माइनस अल्फ़ा प्लस k माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो h प्लस k इज इक्वल टू, तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको उठा के इधर ले आए, तो इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ व्हाट वी हैव। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट, अल्फ़ा प्लस h बाई 2 एंड बीटा प्लस k बाई 2। ये किस पर लाई करना चाहिए, लाइज ऑन y इक्वल टू x। क्यों, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों का मिड पॉइंट लाइन y इक्वल टू x पर लाई करता है, यानी बीटा प्लस k इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस h। तो अगर मैं इसको और इसको, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट द टू देन व्हाट डू आई गेट, I will get h minus beta will be equal to beta minus h, so h is equal to beta और k की वैल्यू आ गई अल्फ़ा। तो इमेज क्या मानी तुमने, h कॉमा k, देयरफॉर इमेज जो आपने क्या मानी थी h कॉमा k वो क्या बन गई, बीटा कॉमा अल्फ़ा। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो गई कि अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा की इमेज देखते हैं किस में, y इक्वल टू x लाइन में, तो वो इमेज क्या आती है, बीटा कॉमा अल्फ़ा, यानी x और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लें इसको। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव, यानी किसी भी पॉइंट, यानी अगर कल को तुम 1 कॉमा 2 का रिफ्लेक्शन लोगे y इक्वल टू x में, तो वो क्या बन जाएगा, 2 कॉमा 1 बन जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अब इस पर आते हैं कि मिरर इमेजेस क्यों होते हैं। लेट अस सी द रीज़न नाउ। तो ये चीज़ प्रूव हो गई आपके सामने बोर्ड पर, 2-3 सेकंड तो था ही, वीडियो पॉज भी करके देख सकते हैं आप क्या था। ठीक है, अब कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि अल्फ़ा कॉमा बीटा का इमेज क्या होता है, बीटा कॉमा अल्फ़ा। अब आप सोच कर देखो कि सपोज ये f का ग्राफ है, सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ fx, यहाँ फिलहाल मैंने ln x बनाया एक तरीके से दिस इज द ग्राफ ऑफ fx एंड आई हैव अ पॉइंट ऑन इट से x, y, या इसको कह देता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा, वही रखता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा, अच्छा रहेगा।
if I have a point on the graph of y equal to fx, say the point is alpha comma beta, then अगर अल्फा कॉमा बीटा इस पर है, इसका मतलब क्या है, f में अल्फा डालोगे तो बीटा आएगा, इसका मतलब ये तो हुआ f में अल्फा डालोगे तो बीटा आएगा। तो इसके इन्वर्स में क्या होगा बोलो, बीटा डालेंगे तो अल्फा आएगा, यानी कि उसके ग्राफ पर जो पॉइंट होगा दैट विल बी बीटा कॉमा अल्फा। यानी कि इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, देन बीटा कॉमा अल्फा लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, बट these two are nothing but the images of each other about the line y equal to x। क्या ये बात समझ में आ गई? These are images of each other about the line y equal to x। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं y equal to x में। तो यानी कि अगर आपको f इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो आप इसके ऊपर एक पॉइंट और उठाएं और फिर उठा के इसका भी रिफ्लेक्शन ले लें, और फिर आप इसी तरीके से एक अगला पॉइंट उठाएं, इसका रिफ्लेक्शन ले लें। इफ़ यू पिक अप पॉइंट्स वन बाय वन एंड टेक द रिफ्लेक्शन, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये आएगा, और ये किस पर लाई करेगा, इन्वर्स के ग्राफ पर। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को जोड़ते चले जाएं तो यू विल गेट द इन्वर्स फंक्शन, तो आपको ये इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। तो आप ये समझ गए कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ और f इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। कहने का मतलब क्या है, आप f के हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते जाएं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, और जैसे आप रिफ्लेक्शन लेते जाएंगे तो रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो भी पॉइंट आएगा वो हर बार किस पर मिलेगा, f इनवर्स के ग्राफ पर मिलेगा। क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इस पे ग्राफ पर है तो बीटा कॉमा अल्फा को कहाँ होना चाहिए, f इनवर्स के ग्राफ पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि f में अगर अल्फा रखने पर बीटा आता है तो f इनवर्स में बीटा रखने पर अल्फा आना चाहिए, तो बीटा कॉमा अल्फा f इनवर्स के ग्राफ पर मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते जाएं, जैसे आप हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट द एंटायर ग्राफ विल बी जनरेटेड। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? f and g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, then their graphs are mirror images of each other about the line y equal to x। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। कोई दिक्कत? यानी इसको मिरर मान लो, बस उसी को रिफ्लेक्ट कर दो, काम खत्म।